नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को फिर से शुरू हुई। ये यात्रा दिल्ली के कश्मीरी गेट में मरघट हनुमान मंदिर से शुरू हुई और आगे लोनी गाजियाबाद से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत पहुंचेगी। उसके बाद इस यात्रा को हरियाणा से होते हुए पंजाब में जाना है। इस यात्रा का समापन कश्मीर में होगा। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा का सफर तय करते हुए बीते दिनों दिल्ली पहुंची थी। भारत जोड़ो यात्रा कुल 3,570 किलोमीटर की है। ये यात्रा 3,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। यात्रा में 24 दिसंबर के बाद 9 दिनों का ब्रेक था। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी आज राहुल गांधी द्वारा उन्हें निमंत्रण भेजे जाने के बाद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि विपक्ष एकजुट हो और देश के मौजूदा हालात का मुकाबला करे। बता दें, जब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची थी तब शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने इसमें हिस्सा लिया था। 9 दिनों के ब्रेक के बाद फिर से शुरू हुई यात्रा आज उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है और 3 दिनों तक राज्य में रहने की उम्मीद है। इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश के रास्ते जम्मू कश्मीर जाएगी। पार्टी सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यात्रा 19 जनवरी को पंजाब के साथ साझा होने वाली सीमा से हिमाचल के कुछ हिस्सों से होकर गुजरेगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये मार्ग तय किया गया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भारत यात्रा में चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आशीर्वाद दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि उनको भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्होंने शामिल होने से इनकार किया है। हालांकि पत्र लिखकर यात्रा को शुभकामनाएं दी हैं। पुजारी सत्येंद्र दास ने पत्र में लिखा है, मैं उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप जिस मिशन में लगे हैं उसमें आपको सफलता मिले। मैं आपकी लंबी उम्र का आशीर्वाद भी देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आप एक पुण्य कर्म सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रहे हैं। भगवान करे राम जी की कृपा आप पर बनी रहे। बता दें, यात्रा में राहुल गांधी अलग अलग हस्तियों से मिलते हैं और बात करते हैं। इससे पहले इस यात्रा में कई फिल्मी हस्तियों के अलावा आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जैसे शास्त्री भी शामिल हुए हैं। हालांकि यूपी में पहुंची इस यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी को भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने भी शामिल होने में असमर्थता जताई और शुभकामनाएं दी। बाहरी दिल्ली के कंझावला इलाके में युवती की मौत के मामले में नई जानकारी सामने आई। एक नए सीसीटीवी फुटेज से सामने आई तस्वीरों से पता चला है कि हादसे के दौरान पीड़िता की दोस्त भी स्कूटी में उसके साथ थी। उसे मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद पीड़िता की दोस्त अपने घर चली गई और हैरानी की बात है कि उसने पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं दी। दिल्ली पुलिस ने पीड़िता जिस रास्ते से गई उस रास्ते के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो ये बात सामने आई कि स्कूटी में उसके साथ उसकी दोस्त भी थी। पुलिस ने उसके दोस्त का बयान दर्ज कर लिया है और माना जा रहा है कि अब इस मामले में कुछ और अहम जानकारी पुलिस को मिल सकती है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रविवार तड़के टक्कर के बाद युवती का जिस्म गाड़ी में फंस गया था और 10 से 12 किलोमीटर तक कार के साथ घिसटता रहा। पीड़ित की मां और बाकी परिजन पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त से रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली के कंझावला इलाके में युवती के कार से घिसटने से हुई मौत के मामले में पुलिस के एफआईआर से पता चला है कि इस मामले के मुख्य अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि उसने शराब पी थी। ये कार दीपक खन्ना और अमित खन्ना ने अपने दोस्त आशुतोष से ली थी। आशुतोष ने पुलिस को बताया है कि उसके दोस्त दीपक और अमित शनिवार शाम को 7 बजे उससे कार ले गए थे और सुबह 5 बजे उसके घर पर इसे छोड़ गए। हादसे के बाद जब पुलिस आशुतोष के घर पर पहुंची तो उसने दीपक और अमित को फोन किया। पूछताछ में दीपक ने पुलिस को बताया कि कार मनोज मित्तल चला रहा था और वो उसके बगल वाली सीट पर बैठा था, जबकि मिथुन, कृष्ण और अमित पीछे वाली सीट पर बैठे थे। उन दोनों ने आशुतोष को बताया कि उन्होंने शराब पी हुई थी और इस दौरान कृष्ण विहार इलाके में एक स्कूटी से कार की टक्कर हो गई। स्कूटी से टक्कर होने के बाद जब वो कंझावला रोड पर ज्योति गांव के पास पहुंचे तो उन्हें कार में युवती के फंसे होने का पता चला। एफआईआर में अभियुक्तों ने कहा है कि वो डर गए और युवती को वहीं फेंक कर फरार हो गए। इसके बाद आशुतोष के घर पहुंचे और गाड़ी खड़ी कर दी। अभियुक्तों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के आयुक्त से बात की है और उन्हें हर पहलू से जांच करने के लिए कहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने एलजी पर मामले की लीपापोती का आरोप लगाया। आपने कहा कि इस मामले का 5वां आरोपी मनोज मित्तल बीजेपी का नेता है, इसलिए मामले में लीपापोती की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सार्वजनिक पदाधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी अतिरिक्त प्रतिबंध की मांग को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कहा कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अन्य नागरिकों के समान ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समान अधिकार मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एस अब्दुल नजीर, एएस बोपन्ना, बीआर गवई, वी सुब्रमण्यम और बीवी नागरत्ना की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि किसी भी अन्य नागरिक की तरह संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित प्रतिबंधों के अलावा जनप्रतिनिधि के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अलग से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सरकार से जुड़े पदाधिकारियों के भाषण की स्वतंत्रता के दायरे और नागरिकों के व्यापक हित में उनके अधिकार और उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर अधिक प्रतिबंध लगाने से संबंधित कई दलीलों पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। हरियाणा की खाप पंचायतों ने राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार को चेतावनी दी है कि वो 7 जनवरी तक खेल मंत्री संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। खाप पंचायतों ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इस मामले में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि संदीप सिंह पर एक जूनियर महिला कोच ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद संदीप सिंह ने बीते रविवार को खेल मंत्रालय छोड़ दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार हैं। हालांकि संदीप सिंह ने अपना मंत्रालय छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने राज्य की बीजेपी जेजेपी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दिया था। इस मामले में सोमवार को ही 12 धनखड़ खाप की पंचायत में खट्टर सरकार से मांग की गई कि संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। खाप पंचायत में शामिल हुए नेताओं ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। खाप पंचायत में शामिल नेताओं ने कहा कि संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से हटाया जाना जरूरी है, क्योंकि मंत्री पद पर बने रहने की वजह से वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू लगातार हमलों का शिकार बनाए जा रहे हैं। सोमवार को राजौरी जिले के डांगरी गांव में आईईडी ब्लास्ट हुआ। इसमें 2 बच्चियों की मौत हो गई और 4 घायल हुए। धमाका उन 3 घरों में से एक में हुआ जहां रविवार शाम को ही आतंकवादियों ने फायरिंग की थी। इस आतंकी हमले में 4 हिंदुओं की जान चली गई थी और 7 घायल हुए। कुल मिलाकर 2 दिनों के भीतर 6 जाने जा चुकी हैं। इसके बाद आम लोगों के साथ कई राजनीतिक संगठनों ने भी सोमवार को जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में विफलता के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ट्रिब्यून के मुताबिक एकजुट जम्मू पार्टी के सदस्यों ने राजौरी के डांगरी गांव में हुई हत्याओं के खिलाफ जम्मू के प्रेस क्लब में प्रदर्शन किया। पार्टी प्रमुख अंकुर शर्मा ने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को झूठा दावा करने के लिए माफी मांगनी चाहिए कि जम्मू आतंकवाद मुक्त है और यहाँ सामान्य स्थिति है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आतंकवादियों और उनके हमदर्दों के खिलाफ सरकार की निष्क्रियता के साथ साथ भाजपा की तुष्टीकरण की नीति के कारण जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों का नरसंहार जारी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।